3 दिन 2 घंटे 26 मिनट दूर हैं हम उस इंटरिम बजट प्रेजेंटेशन से। खैर, अब आइए आज के समीकरणों पर। आज की खबरों वाले स्टॉक्स, आज के रिजल्ट, सारा तड़का ऐड कर देते हैं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी। और सबसे, हर्षदा गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वेदांता के नंबर, ये मेटल कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस रखा? आशीष, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो परफॉर्मेंस इनका एबिटा लेवल पर ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम बिजनेस उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दबाव है। रेवेन्यू करीब करीब 5% बढ़कर आया है 35,541 करोड़ के आसपास, और एबिटा का आंकड़ा जो मैं मेंशन कर रही थी उसमें करीब 21% तक का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन भी कुछ बेहतर हुए हैं। एल्यूमिनियम बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ है, ऑयल एंड गैस बिजनेस में इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली, इनफैक्ट वहाँ पर डी ग्रोथ है। लेकिन इस तिमाही में कंपनी का जो है वो डेट थोड़ा सा और बढ़कर आया है, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है जब आप इन नंबर्स पर एक्ट करेंगे। ओके, वेदांता की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे, कुछ इफ्स एंड बट्स। ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक थी, मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन था, पर डेट थोड़ी सी पाइल अप होती हुई। बैती साहब, मेटल्स आप देखते हो, वेदांता अच्छे मूव्स कैचअप करा दरअसल अपने पियर्स के साथ, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट लड़खड़ा रहा है वोलेटाइल एंड लेवल्स के आसपास। क्या करूं, तेजी करोगे वेदांता पे, आप ही नहीं करोगे? जी आशीष जी, चार्ट सेटअप तो अच्छा बना हुआ और जिस हिसाब से मेटल में ओवरऑल बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी देखेंगे तो सारे मेटल और स्पेसिफिकली ओर रिलेटेड, फेरस रिलेटेड में भी अच्छा और माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स में भी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ था। हमारी सलाह रहेगी कि अगर ये स्टॉक 265 के ऊपर सस्टेन करता है तो खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 260 का कैसे मेंटेन करे, और 265 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें 275 और 280 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके मानस, ये जो हमारे आज के बिग स्टॉक्स थे, दोनों की प्लीज आप चार्ट रेडी रखना। चोलमंडलम फाइनेंस और दूसरी तरफ श्रीराम, दोनों के नंबर्स, दोनों एनबीएफसीज के नंबर्स आए। आप समझ, उसके अपफ्रंट डिस्कशन हो गया था, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। हर्षदा, नंबर्स दरअसल कैसे और ब्रोकरेजेस कैसे देखनी है उन नंबर्स, उसके बाद मानस के पास चलें। श्रीराम फाइनेंस के साथ शुरू करेंगे, जहां पर मुनाफे में करीब 2% तक का इजाफा देखने को मिला है। 1818 करोड़ का यह फिगर आया है। ब्याज से आय में करीब 17% तक की ग्रोथ, 4911 करोड़ का यह फिगर। मार्जिन जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, 8.99% ईयरली बेसिस पर मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो वहां पर भी वृद्धि ही देखने को मिल रही है। अब आप गौर करिए कि कंपनी ने किस तरह के डिसबर्समेंट्स पेश किए हैं और एनपीए की स्थिति क्या है। तो एसेट क्वालिटी में कुछ कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए इनका थोड़ा सा घटकर आया है। नेट एनपीए के लेवल पर भी हम देख रहे हैं 2.8% पर ये स्थिर है, तो एसेट क्वालिटी इनफैक्ट बेहतर हो रही है। डिसबर्समेंट में आप गौर करेंगे तो 37,788 करोड़ का ये फिगर आया है, यानी कि 29% बढ़त देखने को मिली है। वहां पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की करीब 20% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है, जहां पर अनुमान था कि करीब 19% तक का ही इजाफा देखने को मिलेगा। एयूएम स्ट्रांग है क्योंकि टू व्हीलर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पैसेंजर व्हीकल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। फार्म इक्विपमेंट बिजनेस थोड़ा सा फीका है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस यहाँ पर एक तो पॉजिटिव साइड पर है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 2700 का टारगेट। नोमरा बाय कॉल दे रहा है, 2700 का टारगेट। एचएसबीसी 2720 के टारगेट के साथ बाय साइड पर है, और सिटी भी कह रहा है बाय करेंगे, 2670 का टारगेट है। तो परफॉर्मेंस इनका अच्छा। अब आते हैं चोला इन्वेस्टमेंट पर। चोला के केस में ब्याज से आय और मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर हमने देखा है मुनाफा 27% बढ़कर आया 872 करोड़ पर। 42% तक का इजाफा ब्याज से आय में देखने को मिला है, 2566 करोड़ का ये फिगर है। साथ ही साथ आप गौर करिएगा, एनआईएम्स बढ़कर 7.4% पर आए हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर ये स्टेबल हैं। ग्रॉस एनपीए में कुछ बेहतरी, नेट एनपीए हल्का सा फीका पड़ रहा है, लेकिन ईदर वेज ये ज्यादा डिविएशन नहीं है। ये इनफैक्ट कंट्रोल में है सिचुएशन। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में इजाफा है, 36% तक की वृद्धि देखने को मिली है। न्यू बिजनेस में डिक्लाइन है, लेकिन कंपनी कह रही है होम लोन के डिस्पर्समेंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक भी नजर आ रहे हैं। एमएसएमई और व्हीकल बिजनेस में स्ट्रॉन्ग डिस्पर्समेंट्स देखने को मिले हैं। इस पर ब्रोकरेजेस की क्या राय आ रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। लार्जली परफॉर्मेंस इनका मजबूत है, लेकिन अगर वो लेकर आए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स प्लीज डायरेक्टर साहब, तो वहां पर भी कुछ कुछ टारगेट्स में बदलाव है, लेकिन एक सुर में कई सारे ब्रोकरेजेस ने ये कहा है कि वैल्यूएशंस इस कंपनी के थोड़े से अब महंगे हो चुके हैं, तो करंट लेवल्स पर इतना आउट परफॉर्मेंस ना देखने को मिले, लेकिन नंबर्स को लेकर ये संतुष्ट है। नंबर्स दोनों के अच्छे,
श्रीराम फाइनेंस की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, एनआईएम्स में बढ़िया एक्सपेंशन था, डिसबर्समेंट्स क्यू ऑन क्यू बढ़िया जम दिखा रहे थे, और चोलामंडलम के डिसबर्समेंट डिसेंट, एनआईएम्स क्यू ऑन क्यू इंटैक्ट 7.4% पे। एसेट क्वालिटीज की भी इंप्रूव हुई। दोनों नंबर से मोटा मोटी कंप्लेंट नहीं है, पॉजिटिव ज्यादा है। ऐसे में मानस, किसी पे ट्रेड लोगे, किसी में तेजी करने का मन? तो अगर दोनों को देखिए कंपेयर करें आशीष जी, तो आई थिंक श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने पिछले अगर हम 5-6 दिन देखें तो 2 बार 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। हालांकि लास्ट डे पे हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली थी, लेकिन एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 2410 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल्स पे एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉस 2250 के नीचे रहेंगे और टारगेट 2410 के आसपास करेंगे। ओके, ये है भाई ये दोनों नंबर्स पे बातचीत। सतपथे साहब, सन फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट रेडी रखना आप। इस सीरीज की शुरुआत से आप नहीं, पिछले हफ्ते से काफी फार्मास्यूटिकल अपन ने चर्चा कर रखी है आपसे। सन फार्मा की दरअसल जो आम है, टैरो फार्मा, जिसको पूरी तरह से अब अधिग्रहण करने की तैयारी हो रही है, उसके रिजल्ट्स आए तो आम के रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट करेंगे जब कंसोलिडेटेड नंबर्स आएंगे सन फार्मा के आगे। इसी हफ्ते आने हैं। हजदा और टैरो की परफॉर्मेंस कैसी रही? सेल्स में इंप्रूवमेंट है, करीब 13% का इजाफा देखने को मिला है साल दर साल। ये नंबर्स मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। $157 मिलियन के आसपास तक का वो फिगर उभर कर आया है वर्सेस $139.2 मिलियन। ऑपरेटिंग इनकम भी करीब $15 मिलियन के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर पिछले बार ये करीब $1.3 मिलियन के आसपास थी। मार्जिन्स 1% से बढ़कर करीब 10.8% पर आए हैं। नेट इनकम में भी इजाफा है। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस इनफैक्ट डिसेंट है टैरो का। डिसेंट परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस है। ध्यान रखिए फार्मा रिजल्ट दिग्गजों में कल डॉक्टर रेड्डीज और परसों वेडनेसडे को सन फार्मास्यूटिकल के नंबर्स आने। सिप्ला पिछली बार भी हुआ था, सिप्ला के नंबर्स पहले आते हैं। उससे मार्केट ने एक एक्स्ट्रापोलेट किया था कि बाकियों के भी जो जेनेरिक यूएस बेस्ड जेनेरिक कंपनियां, उनके नंबर्स भी अच्छे आने चाहिए। क्योंकि जो बिग 3 हैं, सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज, तो उसमें नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है कि एक के नंबर्स बहुत अच्छे और बाकी के खराब आ जाए। सिप्ला करेक्ट हुआ, ऑब्वियसली नंबर्स के बाद भी पोजीशनिंग हो गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट अभी एक्सपेक्ट करेगा कि शायद डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, इनके भी नंबर्स अच्छे आने चाहिए। नंबर्स अच्छे आने चाहिए, स्टॉक कैसे बिहेव करेगा वो अपनी अलग कहानी है। सिप्ला भी आज रडार पे, उस पर अभी आता हूं, चर्चा करता हूं। बात छिड़ी गई है तो, लेकिन पहले सन फार्मास्यूटिकल्स। भाई सतपथे साहब, कैसा चार्ट्स पे प्लेस नजर आता है? आम के नंबर्स तो डिसेंट है। आशीष जी देखिए, अगर आप सन फार्मा का चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लियर आपको अप ट्रेंड दिखता है। एट द सेम टाइम जो हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं 10 डीएमए का, ये 10 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो भी टिप मिलता है 10 डीएमए का सपोर्ट लेके ये घूम जाता है। तो मेरे हिसाब से चार्टिकली 1350 ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये 1350 के ऊपर मेंटेन करता है तब तक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और मुझे लगता है इसका जो टारगेट सेट किया है हमने 1500 के आसपास, मुझे लगता है ये 1500 की तरफ जा रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। रही बात ब्रेकआउट की, तो देखिए इसके लिए जो ब्रेकआउट होगा वो रहेगा 1400। एक बार ये 1400 को पार करेगा, फिर मुझे लगता है एक बड़ी रैली मिलेगी 1500 तक। सो इट्स अ बाय अबाउट 1350। आपका स्टॉप लॉस 1330 का पोजिशनली मेंटेन करें। ये कहानी है भाई साहब सन फार्मास्यूटिकल्स की। सिप्ला रडार पे, सिप्ला में प्रमोटर ने स्टेप डाउन करा है। हर्षदा, अपडेट्स क्या हैं सिप्ला के? एक्चुअली यहाँ पर समीना हमीद ने दरअसल इस्तीफा दे दिया है। वाइस चेयरमैन थी कंपनी की और ये बेसिकली कंटिन्यू करेंगी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर, और इवेंचुअली जब रोटेशन में रिटायरमेंट की बारी आएगी वो रिटायर भी करेंगी। ये बेसिकली प्रमोटर प्लान का एक लार्जर हिस्सा है। कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जो स्टेक सेल कंपनी पेरेंट यहाँ पर प्रमोटर्स करना चाहते हैं उससे क्या तार जुड़े हुए हैं। तो जो बयान आया है कंपनी की तरफ से वो यही है कि कंपनी बेसिकली प्रोफेशनल्स की तरफ से ही मैनेज की जाएगी। promoters would like Cipla to be modeled on conglomerates such as Tata, ये इनफैक्ट उनकी तरफ से बयान आया है। और स्टेक सेल से जुड़ा हुआ कोई तारा आपने नहीं देखना चाहिए, जो समीना हमीद ने स्टेप डाउन किया है। तो ये क्लैरिफिकेशन जरूर आई है, अब देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है वैसे, क्योंकि लोग बहुत जल्दी तार जोड़ लेते हैं। पहला पढ़ के तो मुझे भी लगा था ये कुछ ऐसे, फिर नीचे फिर उसने क्लैरिटी। हाँ, वो क्योंकि ये फैमिली भी मतलब हमीद फैमिली जनरेशन से चली आ रही है ये सिप्ला, वो उनकी ओनरशिप।
तो वो बीच बीच में उनके रोटेशन चलते रहते हैं। इसको आप इससे जोड़ के ना चले, क्योंकि मेरे ख्याल से एक ही सीरियस प्लेयर रह गया था टोरेंट, वो भी शायद उसके बाद बैकआउट कर गया था। तो मुझे लगता है कि ये शायद अभी के लिए नंबर्स के हिसाब से आपको रैली करनी तो करें अलग से, लेकिन ये सोच के नहीं कि इसका मतलब है कि डील हो जाए, बिकने की तैयारी हो रही है। नहीं, अच्छा सिप्ला बहुत अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा पस पड़ा है। कविता जी चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? सो आशीष जी अपने 10 EMA पर जाकर क्लोजिंग दिया है काउंटर, 3.25% का गिरावट हमने ऑलरेडी देखा इस काउंटर में। मुझे लगता है यहाँ लिटिल प्रीएम्प्ट करूं तो एक सपोर्ट दिख सकता है काउंटर को। सो अंटिल काउंटर 323 के लेवल को होल्ड किए हुए है, मुझे लगता है जिनकी पोजीशन है वो होल्ड करें और बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए काउंटर पर। अच्छा एक स्टॉक और है सचिन, देखी क्या फाइटर? जी आशीष जी, कैसी लगी? क्या रिव्यू है? 5 में से कितने नंबर दे रहे हो? 5 में से ओके, नहीं काफी अच्छी मूवी है। इनफैक्ट काफी एंटरटेनिंग भी है एंड पेट्रियोटिज्म का थोड़ा सा तड़का भी अच्छा दिया है उन्होंने। तो डेफिनेटली मस्ट वॉच है, एक बार तो जरूर देखनी ही चाहिए। वो वाकई अच्छी है, लेकिन वो मैं ऐसी नीरज वाजपेयी से चर्चा कर रहा था आज सुबह सचिन, वो आखिरी का 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो बहुत ज्यादा बॉलीवुडिया घुस गए ना वो लोग, वो गड़बड़ा गया सारा। हाँ, ये लास्ट तो 15 मिनट्स बड़ा आई थम्स थिंक अप था अदरवाइज। 100% आई एग्री ऑन दैट। 15 मिनट्स आई थिंक, लास्ट 15 मिनट्स थोड़ा सा बॉलीवुड हाँ मसाला। बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी लॉजिकल मूवी, असला डायरेक्टर ही बदल गया 20 मिनट के लिए कोई। हाँ राइट। सचिन पीवीआर इस मूवी की रिलीज से पहले थर्सडे को थमने की कोशिश कर रहा था। एक्सटेंडेड वीकेंड में पता नहीं किस तरह के कलेक्शन हुए। चार्ट्स पे कैसा प्लेस पीवीआर? तेजी करोगे? थमी है गिरावट या नहीं? एटलीस्ट ये कंफर्मेशन आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए यहाँ पर काफी दिनों से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ही नजर आए थे थ्रू आउट जनवरी सीरीज। यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप ही था, बट कहीं जाकर 1400 के आसपास का जो एक स्विंग बना था, 1450 के आसपास एक एलिवेटेड सपोर्ट बना उसके बाद, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस इफेक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए ड्यूरिंग दिस सीरीज। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 1550 तक की एक रैली बन सकती है, बट ये एक पुल बैक रैली हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से अगर किसी के शॉर्ट पोजीशंस है तो कॉशियस रहने की सलाह होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी आज के सत्र में ही इनफैक्ट अगर 1480 का लेवल निकल जाता है तो आई थिंक एक अच्छा विकल्प बन सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो 1550 1560 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 1440 के स्टॉप लॉस के साथ, बट कंडीशनल बाय करना है आपको 1480 के ब्रेकआउट के बाद। परफेक्ट है ये है। अच्छा एचएसबीसी की रिपोर्ट आई हुई है पीवीआर आइनॉक्स पे, बुलिश हैं वो, ये कहते हुए कि जो कंसर्न्स हैं बॉक्स ऑफिस फ्लक्चुएशंस रिलेटेड या लोअर एडमिट्स, वो सब अब शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिजनेस फंडामेंटल शायद स्टेबलाइज हों और वापस हरे में लौटते हुए नजर आए, इसीलिए वो अब इन लेवल्स पे कह रहे हैं खरीदारी करने का मन, और 2140 के लक्ष्य हैं। अब आइए वायदा बाजार के बाकी के नंबर्स हमने कुछ डिस्कस कर लिए जो बचे हुए हैं। एसबीआई कार्ड्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इवन रिटेल जो बहुत ज्यादा चर्चा करता है आईईएक्स। हजदा नंबर्स कैसे? एसबीआई कार्ड्स मुनाफे में करीब 7.8% का इजाफा है, 549 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है, बढ़कर आया है। 32% रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप देखिए इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18.4% पर है, टियर 1 कैपिटल करीब 16.3% पर रखा है। कार्ड्स के बिजनेस में 1.85 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने डिटेल शेयर किया है, 16% का इजाफा उस लिहाज से देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखिएगा क्वार्टरली स्पेंड्स की सिचुएशन क्या है। क्वार्टरली स्पेंड्स ईयर ऑन ईयर 40% बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। कार्ड रिसीवेबल्स में भी इंप्रूवमेंट है, 26% का इजाफा उधर एनुअलाइज बेसिस पर, 8% की ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पर। मार्केट शेयर इन स्पेंड्स कंपनी का एनुअल बेसिस पर करीब 18.9% पर आया है, ये घटा है 19.2% पर है, यानी कि वो स्थिर है दरअसल क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर। आप आईएक्स पर भी बात करेंगे तो मुनाफे में करीब 19% तक का इजाफा देखने को मिला है, 92 करोड़ का वो फिगर है। रेवेन्यू 15% बढ़कर आया, 115 करोड़ के आसपास। एबिटा में 19% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 98.8 करोड़ के आसपास तक का वो फिगर है। मार्जिन्स थोड़े से एक्सपैंड हुए हैं, करीब 2.5% का इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर कंपनी बेसिकली कह रही है कि एवरेज वॉल्यूम करीब 16% बढ़कर आ रहा है, 16-17% तक का इजाफा देखने को मिला है। और एक अनॉमली थी जो डे अहेड मार्केट और डे अहेड कंटिजेंसी की, वो पूरी तरह से
खत्म हो चुकी है, तो ये भी एक स्टॉक जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये रखिए भाई सारे स्टॉक्स रडार पे। एसबीआई कार्ड्स स्लिपेजेस Q3 में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, मैनेजमेंट कह रहा है एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट 2 और तिमाहियों तक देखने को मिलेगी, और कब तक नॉर्मलाइज होगा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड कर रही हैं स्टॉक को, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, चाहे वो इनक्रेड हो, सबके एसबीआई कार्ड पे या तो डाउनग्रेड या रिड्यूस के कॉल आते हुए। और मयूरेश सही कहा था सुबह धीरज वाजपेयी ने, जब से लिस्टिंग हुई है इसने आज तक लिटरली कमा के नहीं दिया है, सरदर्द बढ़ते ही चले जाता है रह रहे के स्टॉक का। आप लोग क्या कर रहे हो एसबीआई कार्ड्स पे? नहीं, अभी तो वो खरीदने की सलाह नहीं है। आई थिंक दो चीजें, एक जो कंपटीशन इंटेंसिटी है आशीष जी फ्रॉम अदर बैंक्स एज वेल, आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन वेरी वेरी हाई। और दूसरा आई थिंक जो क्रेडिट का इशुएंस का एक मामला है, एक्सपेक्टेशन यही है कि एक स्ट्रक्चरल टेलविंड जो है सेक्टर को है कि दे विल बी अ लॉट मोर इशुएंसेस अगले कुछ सालों के लिए। बट जो एक धारणा होती है इन टर्म्स ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट और इसके लेके जो कंटिजेंसीज आ सकती है, इसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो हमें लगता है आई थिंक नॉट एट दिस जंक्चर, आई थिंक रुकेंगे आप लोअर लेवल्स वगैरह बेस बनाते। ओके, ये है एसबीआई कार्ड। चलिए चार्ट्स पे डिस्कस करूंगा जब बाजार पे खुल जाएगा, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। लेकिन एक और जिसकी बहुत चर्चा होती है, लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर हो गई थी। हाल फिलहाल की टाटा ग्रुप की जो लिस्टिंग हुई थी, टाटा टेक्नोलॉजीज, नंबर्स कैसे रहे? गाबा सर, आप चार्ट रेडी रखना टाटा टेक्नोलॉजीज के। बहुत लिस्टिंग ऊपर हो गई थी, उसके बाद करेक्ट हो रहा है। गाबा सर, नंबर्स कैसे रहे हर्षदा? रेवेन्यू फ्रंट पर ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं है। करीब 1.5% का इजाफा रेवेन्यू में देखने को मिला है, 1289 करोड़ पर ये आया है। मुनाफा 6% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 16.3% का मार्जिन 18.3% पर आ चुका है। डॉलर रेवेन्यू में आप देखेंगे करीब 1% तक की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 5.8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर है। डील मोमेंटम मजबूत है, 5 डील इन्होंने जीती है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। यहाँ पर एक $50 मिलियन की डील है, एक $25 मिलियन की डील है। कंपनी कह रही है ये काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल ऑटोमोटिव वर्टिकल में, जहाँ पर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है बिजनेस में, और OEMs बेसिकली पिवट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ, तो उसका फ़ायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एरोस्पेस इंडस्ट्री से भी इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, वहाँ पर डिमांड में पिकअप देखने को मिल रहा है। कंपनी बेसिकली यहीं पर अपनी कैपेबिलिटीज़ और बढ़ाती हुई दिखाई देगी, और फंडामेंटली उनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर एक अच्छा खासा स्कोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो कमेंट्री बहुत अच्छी है, नंबर्स ठीक है। कमेंट्री अच्छी, नंबर्स ठीक, पिटने के बाद थोड़ा सा थमा थमा सा नजर आता है। गाबा सर, जितना होना था धुलाई हो चुकी, कंसोलिडेट कर रहा है, बेस फॉर्म कर रहा है, चलेगा ऐसा मानूं, या कुछ और दिख रहा है चार्ट्स पे? देखिए, जब से लिस्टिंग हुआ टाटा टेक्नोलॉजी का, उसमें लगातार एक स्लगिश माहौल है। एक अटेम्प्ट हुआ था आपको मिलने का 5-6 दिन पहले, और जब तक वो अटेम्प्ट हुआ लेकिन फेल हुआ। अब तक कह सकते हैं अब ट्रेड करा है 1144 के आसपास टाटा टेक्नोलॉजी। सपोर्ट है 1000 की तरफ, वो नहीं टूटेगा लगता है, वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया। लेकिन खरीदना कहाँ, उसकी दिक्कत है। खरीदने की जगह अच्छी बन जाती है, सेफ बन जाती है, जब वो 1170 के ऊपर जब बंदे। जब तक नीचे स्लगिश है तो होने दो, हमको कंफर्मेशन चाहिए, वो मिलेगा 1170 के ऊपर, जब उसके ऊपर क्लोज मिलेगा तब लेंगे, देखिए क्या होता है। तो लेट्स सी, उनको डिसाइड करने दो। कंडीशनल फिर बाय हो गया, 1170 के ऊपर जा रहा है, तब खरीदारी करने का मन है। नंबर्स ठीक है, कमेंट्री अच्छी है, देखते हैं रिएक्ट कैसे करता है। एक और जिसमें सब रिटेल इंतजार करते जिसके नंबर्स का, मानस यस बैंक की चार्ट खोलिएगा, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रखे हैं। मैं नंबर्स पे नहीं जाता, मैं कोटक की रिपोर्ट पे जाता हूं जो ब्यूटीफुली हाईलाइट करती है इस समय का पेन। पहले तो उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, सेल पे 19 का लक्ष्य रखा है, और बाकी सब असेसमेंट अपनी जगह। उन्होंने ब्यूटीफुल लाइन के साथ रिपोर्ट का एंड करा है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROEs हैं अभी भी कमजोर हैं, अनचेंज्ड हैं Q on Q at 2%, और उनका कहना है पार्थ टू नॉर्मलाइज्ड ROEs अपने पीयर्स के करीब पहुंचने में अभी तो कुछ सालों का वक्त है। तो क्योंकि सब रिटेल बहुत पूछते हैं इस बैंक के नंबर, मैंने कहा वो हाईलाइट करा जाए। माइनस चार्ट्स पे कैसा? देखिए 16 रुपए से लेकर 25-26 रुपए तक की हमने एक रैली देख ली है इस बैंक में।
और अब आपको ध्यान रखना है कि 2022 के हाईस के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये जो 25-26 वाली रेंज है इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आपके पास प्रॉफिट्स हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करिए, फ्रेश खरीदारी करिए अगर ये 26 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि अगर 26 के ऊपर सस्टेन करेगा तो जो नया टारगेट होगा वो 34 रुपए का होगा। बट फिलहाल के लिए थोड़ा कॉशियस रहिए, और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं तो 23 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ठीक बात, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, 23 रुपए 75 पैसे स्ट्रिक्ट ऐसा लगा के चलिएगा भाई, जिन जिन ने अच्छे मूव्स एंजॉय कर रखे हैं और सोच रहे हैं कब निकलना है। मैं आ रहा हूं बजट पिक्स पे, आप और मयूरेश रेडी रहिएगा। पहले हर्षदा के पास बचे हुए सारे स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, कौन कौन से और स्टॉक्स रडार पे? आशीष, पिरामिड एंटरप्राइजेस भी आज फोकस में रहेगा, जहां पर दरअसल कंपनी ने श्रीराम इन्वेस्टमेंट में कुछ डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये करीब 20% हिस्सा श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट को बेचेंगे 1440 करोड़ में। आपको याद होगा श्रीराम फाइनेंस में इन्होंने पिछले साल वैसे भी 8.3% अपना हिस्सा ऑफलोड किया था। ये स्टॉक रेडार पर है। IRB इंफ्रा रेडार पर रहेगा। दरअसल आर्बिट्रेशन में एक मामला गया था NHAI के खिलाफ, वहां पर इनको अब कॉम्पनसेशन रिसीव करनी है 1681 करोड़ की, और उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो साइजेबल अमाउंट है IRB इंफ्रा के लिए। DLF ने 29 एकड़ जमीन दरअसल गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में खरीदी है, 825 करोड़ में दरअसल ये सौदा हुआ है। अशोका बिल्डकॉन लोएस्ट बिडर के तौर पर इमर्ज हुआ है NHAI के एक प्रोजेक्ट के लिए, 520 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। आप रेडार पर रखिएगा लॉरिस लैब, ये एक नए जॉइंट वेंचर में उतर रहे हैं। स्लोवेनिया की एक कंपनी है, कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए जो नए मार्केट्स में उतारे जाएंगे। कैपिटल रजिस्टर्ड इसमें करीब 450 करोड़ का है। लॉरिस का करीब 49% स्टेक होगा इस पर्टिकुलर एंटिटी में। जुबलेंट फार्मोवा की होली ओन सब्सिडरी ने करीब 25.8% स्टेक, पूरा हिस्सा जो है सोफी बायोसाइंसेज में बेच दिया है। $139 मिलियन में ये सौदा हुआ है, तो वो पैसे कंपनी के हाथ लगते हुए दिखाई देंगे। स्ट्राइड्स फार्मा भी रेडार पर रखिएगा। US FDA की तरफ से अप्रूवल मिल गया है एक पर्टिकुलर दवा के लिए, तो वो भी आप स्टॉक फोकस में रखेंगे। अच्छे नतीजों के लिहाज से जेन टेक्नोलॉजीज पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सॉलिड नंबर है। मुनाफा दोगुना हुआ है, रेवेन्यू में 50% का इजाफा है, EBITDA भी 20 करोड़ का 44 करोड़ पर आ गया। बहुत सॉलिड नंबर्स हैं, तो वो भी स्टॉक आप फोकस में रखेंगे आज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।